आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 29 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का पेपर लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको क्या 2 अंक की महत्व प्रश्न बता दिए होंगे कंप्लीट। साथ ही दोस्तों मैं 3 अंक की महत्व प्रश्न की सीरीज भी स्टार्ट कर दी होगी। जैसे पार्ट 1 आ चुका है, ये पार्ट 2 है, वो लास्ट पार्ट है। 3 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न का होगे। 3 अंक की अति महत्वपूर्ण वीडियो देखने वाले, वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ भी बताते जा रहा हूँ। तो क्रम से दोस्तों आप वीडियो देखना चाहते हैं, क्रम से पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्या क्रम से आप वीडियो देखकर तैयारी कर लीजिएगा। ओके, तो अगर मेहनत, अच्छी सोच और क्या है ना हार मानने का जुनून हो तो बड़ी से बड़ी परीक्षा आपके सामने क्या घुटने टेक देती है। देख लेते हैं 3 अंक की अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाले किन्हीं 3 विशेषताओं को आपको क्या है चर्चा करनी होगी। सोवियत अर्थव्यवस्था को क्या है किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग है, मतलब दोनों की अर्थव्यवस्था अलग है। सोवियत अर्थव्यवस्था और आपकी क्या है अमेरिकी अर्थव्यवस्था, दोनों में क्या भिन्नता है एक बार से वो आपको बतानी होगी। तो देख लेते हैं अलग उनकी भिन्नता की विशेषता होगी। तो देख लेते हैं मतलब सोवियत अर्थव्यवस्था की आपसे 3 विशेषताएं पूछी जा रही होगी। तो सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवादी थी जिसमें संपूर्ण नियंत्रण राज्य के हाथ में होता था, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्या है पूंजीवादी थी जिसमें क्या है संपूर्ण नियंत्रण निजी हाथों में होता था। ओके, मतलब एक बार से दोनों में आपको अंतर बताना है, सोवियत अर्थव्यवस्था और आपका क्या है जो आपकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उनमें अंतर होंगे। तो पहला हो जाता है। दूसरा है हमारा सोवियत संघ में क्या है अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में भी थी, जबकि अमेरिका जैसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण निजी कंपनियों तथा उद्यमियों के हाथों में होती थी। मतलब सोवियत संघ में जो क्या है समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है राज्य के पास नियंत्रण होता है, जबकि यहाँ अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियों और क्या है जो उद्योगपति होते हैं उनके हाथों में होता था नियंत्रण। ओके, तीसरा है सोवियत अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार जैसी कोई सुविधा नहीं थी, जबकि अमेरिका जैसे पूंजीवादी देशों में क्या है वित्तीय खुलापन तथा मुक्त व्यापार की नीति का महत्व दिया गया था। ओके, तो ये आपके 3 एक बार से अंतर है सोवियत अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ओके, आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के आपको कारण पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो सोवियत संघ है उसका क्या विघटन हो गया, तो उसे क्या क्या कारण थे देख लेते हैं। पहला कारण है सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन लगभग 70 साल तक रहा। कम्युनिस्ट पार्टी की किसी के प्रति क्या है जवाबदेही नहीं थी, पार्टी तानाशाही के रूप में ले चुकी थी, जिससे क्या है नागरिक छुटकारा पाना चाहते थे। ओके, तो नेक्स्ट है कि शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गुट की होड़ करने के कारण सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। तीसरा है मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों के कारण आई उपभोक्ता वस्तुओं में कमी से क्या है नागरिकों में असंतोष फैल गया। सोवियत संघ के लोग मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा लाए गए सुधारों की धीमी गति से संतुष्ट थे, इससे क्या है लोगों में आक्रोश फैल गया। तो ये 3 कारण थे जिनके कारण क्या है सोवियत संघ क्या है विघटित हो गया। ओके, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है समझाइए। क्षेत्रीय संगठन लगातार बन रहे हैं, उनके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये उद्देश्य दिए हुए पहला है आपका, जब भी कोई का क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन पूछे 3 नंबर का तो फिर आपको 3 पॉइंट में आपको बताना पड़ेगा उद्देश्य, चाहे वो आपके कारण हो चाहे आपके अंतर हो। तो यहाँ क्षेत्रीय संगठन के आपको उद्देश्य बताने हैं। पहला है कि बनने के उद्देश्य। तो पहला है कि क्षेत्रीय संगठन के माध्यम से आर्थिक विकास में वृद्धि करके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना। क्षेत्रीय संगठन द्वारा कानून के शासन की स्थापना करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। होगी। दूसरा क्या उद्देश्य था कि विभिन्न क्षेत्रीय देशों को एक मंच प्रदान करना, क्षेत्रीय विवादों को निपटाने के लिए बनी व्यवस्था में सुधार लाना, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तकनीकी क्षेत्रों से में क्या है सहयोग बढ़ावा देना। होगी। आगे देख लेते हैं। तीसरा दोस्तों उद्देश्य क्षेत्रीय संगठन बनने का कि सभी देशों को आत्मनिर्भरता के माध्यम से सहयोग करने के लिए प्रेरित करना, अन्य क्षेत्रीय संगठन व संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर कार्य करना, सहमति द्वारा क्या विवादों को सुलझाने का प्रयास करना। ये आपके हो जाते हैं क्षेत्रीय संगठन बनने के आपके 3 उद्देश्य। के आगे देख लेते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। इस कथन की क्या है पुष्टि करेंगे। इस कथन के बारे में आपका ये दिया हुआ कंप्लीट है क्या है कि यह कथन पूर्णतः सत्य है। मुल्कों की शांति या समृद्धि के क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। क्षेत्रीय संगठन अपने क्षेत्र विशेष में शांति व समृद्धि तथा सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। सामूहिक सुरक्षा के रूप में क्षेत्रीय संगठन और भी क्या अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्षेत्रीय संगठन संबंधित देशों के आर्थिक विकास को अधिक बढ़ावा देते हैं तथा उन्हें क्या है युद्ध से दूर रखने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या विश्व में शांति और सुरक्षा का वातावरण बना रहे। इस प्रकार से आपका क्षेत्रीय संगठन के बारे में पूरा दिया हुआ, इस वाक्य को स्पष्ट किया गया है। तैयार कर लीजिएगा। आपको आंसर आपको बड़ा लगता है तो या तो आपको पढ़ना तो पूरा ही है, तैयार पूरा करना है। ओके, वैसे भी आपको पेपर में जाएंगे तो कुछ लाइन आपको क्या माइंड से हट जाती होगी, तो आपको क्या 3 से 4 लाइन हम कम से कम लिख नहीं पाएंगे। तो जितना बताऊं पूरा पढ़ते जरूर जाइएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देशी राज्यों के विलीनीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी।
ओके, तो देख लेते हैं कि देसी राज्यों के विलीनीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। मतलब क्या है, देसी राज्यों को भारत जब बनाया जा रहा था, पूरा एक भारत था, तो उसमें पूरा उसके भारत देसी राज्यों को मिलना क्यों आवश्यकता। ओके, तो देख लेते हैं। पहला है भारतीय एकता व अखंडता। देसी राज्यों के नरेशों ने विभिन्न रियासतों का विलय भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए, आपसी मतभेद को समाप्त करने के लिए किया। दूसरा क्या है, सुरक्षा। हेडिंग आपकी दी गई, हेडिंग बाई हेडिंग इसमें समझाया गया। ओके, यह हो जाता सुरक्षा। दूसरा कि देशी राज्यों को स्वाधीनता समाप्त होने का अभाव होने लगा था, जिससे क्या देश में निरंकुशता व स्वेच्छाचारी शासन आरंभ हो सकता था। इससे भारत को क्या है, कोई नुकसान ना हो, इसलिए क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से देशी रियासतों में विलय किया गया। तीसरा है आपका पारस्परिक संबंध। अपने पड़ोसी राज्यों के साथ आपसी मतभेद एवं झगड़ों को समाप्त कर आपसी भाईचारे, प्रेम, सद्भावना की भावना को बनाए रखने के लिए पारस्परिक संबंधों का संचालन किया जा सके, इसलिए क्या है, विलीनीकरण को अपनाया गया। तो ये सब कारण है जिससे क्या है, देशी राज्यों का विलीनीकरण आवश्यक था। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में हैदराबाद रियासत के विलीनीकरण को समझाइए। मतलब देख लेते हैं। तो हैदराबाद जब विलीनीकरण हुआ तो उसके बारे में आपको पूरा बताना है। देखिए, तो हैदराबाद भी 15 अगस्त 1947 से पहले भारत में सम्मिलित नहीं हुआ। वहाँ का शासक जो निजाम का कहलाता था, मुसलमान था और 85% प्रजा हिंदू थी। निजाम ने वायसराय और तथा ब्रिटिश सरकार से बार बार निवेदन किया कि उसके साथ संधियों के आधार पर व्यवहार किया जाए, उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए ताकि जाए, किंतु ना वायसराय ने उसकी प्रार्थना पर ध्यान दिया, ना इंग्लैंड की सरकार ने। सिंपल क्या था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सभी रियासतों से कहा, मतलब अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेज जब गए तो अंग्रेजों ने कह दिया जितनी भी रियासतें थी, आपके पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है आपका हिंदुस्तान में मिल जाए, भारत मिल जाए। दूसरा ऑप्शन है आप पाकिस्तान में मिल जाए। तीसरा ऑप्शन है आप अपना स्वतंत्र राज्य, एक नया अलग राज्य बना लोगे। तो हैदराबाद, बाकी बहुत सारे तो देसी रियासतें भारत में मिल गए। ओके, तो लेकिन हैदराबाद बस नाटक हो रहा था इसमें, इसलिए हैदराबाद वाला क्वेश्चन फेमस रहता है विलीनीकरण वालों के। हैदराबाद कहता था कि मुझे अंग्रेजों ने जो तीसरी शर्त दी है, कि दूसरी शर्त दी है, मतलब ये तीसरी शर्त दी है कि अलग बिल्कुल स्वतंत्र राज्य बने, तो देश बने। ओके, तो मुझे अपना अलग ही देश बनाना। ओके, जबकि वहाँ का जो राजा था, मतलब जो मुसलमान था, जबकि वहाँ की प्रजा हिंदू थी। तो वो निजाम कह रहा था, मतलब वहाँ का राजा कह रहा था मुझे अलग से अपना देश बनाना। ओके, ये बात हो रही थी। तो वही बताया जा रहा है कि उसने सबसे निवेदन किया कि भाई ये जो तुमने आपने कहा है कि अलग से देश बना लो, तो मुझे देश बनाना है। माउंटबेटन ने प्रस्ताव रखा कि यदि निजाम भारत में सम्मिलित हो जाए तो उसे कुछ विशेष रियासत भी दी जाएंगी। एक योजना तैयार की गई और किसी भी प्रकार पटेल की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई, किंतु उस योजना को निजाम के पास भेजा गया तो उसने उसे स्वीकार नहीं किया। मतलब पूरा बताया गया कि भाई ये क्या है, देसी राज्यों में सब शामिल हो गए, तुम भी शामिल हो जाओ। एक बार से ये सरदार वल्लभ पटेल ने उन्हें भेजा। ओके, पत्र भेजा, किंतु उसने क्या बात नहीं मानी। 13 दिसंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य में प्रवेश किया और 18 दिसंबर को हैदराबाद की सेना ने कमांडर ने भारतीय सेना की कमांडर मेजर जनरल चौधरी के सामने क्या आत्मसमर्पण कर दिया। 26 जनवरी 1950 को निजाम ने प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, भारत में सम्मिलित कर दिया। फिर क्या है, गुंडागर्दी दिखाकर भारत ने जबरदस्ती उसमें सेना भेजी हैदराबाद में और फिर गुंडागर्दी पूरी साइन करा ली। जबरदस्ती, ये इस प्रकार से था। ओके, देख लेते हैं आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या सरकार ने। ओके, तो जैसे अभी ये क्वेश्चन को अभी याद करना, तो मैंने आपको कहानी के रूप में समझाया, तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बस इसी प्रकार से आपको याद करना, इसी प्रकार करना, कहानी के रूप में आप लीजिएगा। ओके, बस एक आध दो आपको डेट याद रख लेनी है, बस बाकी आपको कहानी के रूप में पूरा लिख देना है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया था अपने उत्तर के पक्ष में, क्या है, उत्तर के दीजिए। देख लेते हैं। तो हाँ, सरकार ने क्या आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया था। कौन सी आपकी कौन सी सरकार की बात हो रही, तो ये आपातकाल की जब भी बात होगा तो यह 1975, क्योंकि मैं किताब में 1975 की बात हो रही होगी। तो हाँ, आपको लिखना हाँ, सरकार ने आपातकाल शक्ति का दुरुपयोग किया, 1975 की बात हो रही होगी, इंदिरा गांधी के समय। तो 25 पहला है कि 25 जून 1975 को सभी अखबारों की बिजली आपूर्ति काट दी गई, जिससे 2-3 दिन क्या है हालात बहाल किया गया। ओके, इस दौरान पेज सेंसरशिप को बढ़ावा दिया। पेज सेंसरशिप क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता चुका हूँ 2 नंबर में, और ये क्वेश्चन 2023 में बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट, पेज सेंसरशिप क्या है। ओके, तो याद कर लीजिएगा। को बड़ा ढांचा तैयार किया गया। प्रधानमंत्री के छोटे पुत्र संजय गांधी ने बिना किसी आधिकारिक पद पर कार्यरत हुए देश से क्या है कि प्रशासन को मनमाने ढंग से नियंत्रण रखा, सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया, जबरदस्ती दिल्ली की पुरानी सब्जी मंडी मोतिया खाना में अनेक झुग्गी झोपड़ी को हटवा दिया गया। ओके, दूसरा क्या है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को जबरदस्ती लादने की कोशिश की गई, और ये सब आपका पूरा बताया जा रहा है। ओके, तीसरा है आपका अनेक शहरों में क्या है जबरदस्ती मकान बस्तियां हटा दी गई, बुलडोजर चला दिया गया, दुकानों और कारखानों को गिरा दिया गया। ये सब क्या है दुरुपयोग हुआ आपातकालीन शक्तियों को, ये पूरा इसमें बताया गया। ओके, पढ़ते ही आपको कहानी के रूप में सब आप याद करिए तो आसानी से याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इस कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपको वस्तुनिष्ठ मिल जाएंगे। मतलब एक बार से कंप्लीट आप तैयारी कर पाएंगे, कम समय पीडीएफ रूप में रहेगा तो आसानी से आप याद कर पाएंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 199 50% ऑफ चला, केवल 99 रुपए में कंप्लीट आपको क्या है पॉलिटिकल साइंस का कोर्स दिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8वां, 1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने किस प्रकार 1975 में लगाए गए आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दे दिया, व्याख्या कीजिए। देख लेते हैं। तो जनता पार्टी ने 1977 के चुनाव को निम्नलिखित ढंग से जनमत संग्रह में बदल दिया। पहला, आपातकाल के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तारी हुई, प्रेस सेंसरशिप हुआ। ओके, के कारण क्या लोग कांग्रेस के विरुद्ध क्या हो गए। ओके, उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस तानाशाही हो गई है। आपातकाल के बाद लोकसभा के चुनाव की घोषणा की गई। लोकसभा ने चुनाव में वास्तव में आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह था। विरोधी दलों ने लोकतंत्र का बचाव आधार पर चुनाव पर लड़ा और आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया। देखिए, ये इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो 1975 में आपातकाल लगा था, ओके, फिर उसके बाद जैसे आपातकाल खत्म हुआ उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव हुए। ओके, तो लोकसभा के साथ चुनाव हुए तो फिर जो इंदिरा गांधी सरकार थी कांग्रेस वाली वो हार गई थी चुनाव में। अब ओके, हार गई थी, फिर जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। तो वही पूछा जा रहा है कि जनता पार्टी सरकार ने ऐसा क्या किया कि जो क्या है वो जीत गई। तो पहली बात तो फिर उसने पूरा इसने पोल पट्टी खोली किसकी, इंदिरा गांधी सरकार की, कांग्रेस की। ओके, किस प्रकार से इसने मतलब आपातकाल का शक्तियों का दुरुपयोग किया, गिरफ्तारी की, प्रेस सेंसरशिप की, और जनता भी जानती थी किस प्रकार से परेशान किया आपातकाल में लोगों को। तो जनता क्या भड़क गई थी, इसलिए फिर उसने क्या है कांग्रेस को हरा कर क्या है जनता पार्टी को जिता दी। किसने, जनता ने। ओके, तो वही बताया जा रहा है। और लोकतंत्र बचाव का नारा दिया किसने, जनता पार्टी ने। दूसरा है, कांग्रेस विरोधियों पार्टियों ने एकजुट होकर इस स्थिति के विरुद्ध लोगों की भावनाओं का फायदा उठाया। सारी बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नजदीक आ गईं। चुनाव से ठीक पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम दिया और एक नए दल बनाए। इन पार्टियों में चुनाव प्रचार से सरकार में लोकतांत्रिक चरित्र का उजागर हुआ। तीसरा क्या है कि सरकार पिछले चुनाव में किए गए वायदों का पूर्ण करने में असमर्थ थी। मतलब जो भी वादे किए थे कांग्रेस सरकार ने, इंदिरा गांधी सरकार ने, वो वादे भी पूरे नहीं किए। वस्तुओं की क्या है मूल्य में वृद्धि हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई थी, इससे जनता परेशान थी। सरकार ने ज्यादातर वायदे पूरे नहीं किए। शायद सरकार ने अपने वायदे की ओट लेकर ज्यादती से लोगों को ध्यान हटाना चाहती थी। यह तरीका क्या है कारगर साबित नहीं हुआ। ये आपके बताया जा रहा है किस प्रकार से ये आपका क्या है जनता पार्टी सरकार आई हुई। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया क्यों। देख लेते हैं कि सोवियत संघ क्या है पश्चिमी देश है, उनकी तुलना में पीछे रह गया, तो क्यों रह गया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। देख लेते हैं, ये 3 रीजन बताए गए हैं। पहला कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं कमजोर हो चुकी थी, इसलिए कई सालों तक अर्थव्यवस्था अवरोधित रही। दूसरा है, सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान में लगाया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा और पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ गया। तो तीसरा क्या है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप में अपने पिछड़े देशों के विकास में, मतलब पिछड़े देशों के विकास में क्या है भी खर्च किए, ताकि वे क्या है सोवियत संघ के नियंत्रण में बने रहे। ये आपका हो जाता है। इन 3 कारणों के कारण इनकी अर्थव्यवस्था पिछड़ गई किसी सोवियत संघ के पश्चिमी देशों की तुलना में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोर्बाचेव जो रोग का निदान ठीक कर रहे थे एवं सुधारों का प्रयास कर रहे थे, फिर भी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सोवियत संघ के विघटन के आरोप किन किन पर लगाया गया। ओके, देख लेते हैं। ओके, तो सोवियत संघ के विघटन के कदाचित गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियों की सबसे बड़ी भूमिका थी। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने, राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिकरण, प्रशासन में आपका वृत्तिक्रमों को समाप्त करने और क्या पश्चिमी के संदर्भ में विद्यमान अंतराल को कम करने के लिए क्या है पेरिस्ट्रोइका एवं क्या है ग्लास स्त्रोत, जिसका अर्थ होता है पुनर्रचना और क्या खुलापन की नीति लागू की। गोर्बाचेव द्वारा प्रतिपादित नीतियों अपने स्वरूप में सही थी, परंतु क्या है इसमें सोवियत संघ की परंपरागत व्यवस्था धाराशायी हो गई। जनमानस गोर्बाचेव से निराश हो गया। गोर्बाचेव में उसकी आशा कदाचित स्थिर रही। शासक, विशिष्ट जन और जनमानस की गोर्बाचेव की भूमिका को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। उसके समर्थन में क्या है उनके असंतुष्ट रहे, क्योंकि उन्हें लगा था कि गोर्बाचेव अपने द्वारा प्रतिपादित सुधार नीतियों और कार्यक्रमों सही प्रकार से संचालन नहीं कर पा रहे हैं। गोर्बाचेव की महत्वाकांक्षी योजनाओं के चलते सोवियत संघ का विघटन का शिकार हो गया। गोर्बाचेव पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगाया गया। ओके, ये आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है। देख लेते हैं। भौगोलिक निकटता के कारण क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
भौगोलिक निकटता में दो देशों के मध्य सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों का आपसी सहयोग, विश्वास, मित्रता की भावना की विभूति है। दोनों देश एक दूसरे के क्या है कि यहाँ आसानी से आ जा सकते हैं। इससे उनके मध्य क्या है समस्या कम हो जाती है, सहयोग सहमति का बढ़ावा मिलेगा, ना कि युद्ध का। ओके, क्षेत्रीय संगठन आपस में व्यापार और आर्थिक सहयोग करके अपनी आवश्यकताओं को आसानी से कम दामों को कर पूरा कर सकेंगे, क्योंकि इससे क्या है देशों के आयात में कमी आएगी, कर भी कम देना पड़ेगा। सड़क तथा रेल मार्ग के माध्यम से नागरिक तथा सामान आसानी से एक दूसरे की जगह तक पहुंच जा सकते हैं। सामूहिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि यदि एक पर आपदा या संकट का आक्रमण होता है तो सब मिलकर उस देश को क्या है सहयोग करेंगे, इससे सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। तो कहानी के रूप में आपको पूरा तैयार करना है। देखिएगा सिंपल भाषा में दिया हुआ है, कहानी के रूप में पढ़िएगा कि ऐसे क्या हो रहा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चीन और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद एक ध्रुवीयता विश्व व्यवस्था को क्या है चुनौती दे सकेगी सक्षम है। ओके, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों को आपको विचार से तुष्ट करना है। ओके, तो देख लेते हैं। तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया गया है। पहला है, आर्थिक दृष्टि से भारत और चीन विश्व की दो उभरती हुई महाशक्तियां हैं। वैश्विक पूंजी का प्रभाव चीन और भारत की ओर है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की चपेट में है, जबकि क्या है दोनों अर्थव्यवस्थाओं का विकास दर 9% के आसपास है। एक आकलन के अनुसार 2022 तक भारत और चीन का सकल घरेलू उत्पादन अमेरिका से भी अधिक हो जाएगा। दूसरा क्या है कि चीन और भारत के पास भरपूर प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन है। दोनों की जनसंख्या मिलाकर लगभग क्या है 2.5 अरब है से अधिक है। चीन और भारत विश्व के दो सबसे बड़े बाजार हैं। दोनों के पास पर्याप्त कुशल श्रमिक हैं। सैनिक दृष्टि से क्या है भारत और चीन दोनों क्या है परमाणु संपन्न देश हैं। तीसरा कि विज्ञान, तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करके दोनों देश अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। चीन हार्डवेयर में विश्व का अग्रणी स्थान है, तो भारत क्या है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में विशिष्टता हासिल है। ओके, ये आपको बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम है, इनकी महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या थी। देख लेते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग क्या काम है और इसकी सिफारिशें। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम राज्यों का सीमांकन करना है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। इसकी सिफारिश इस प्रकार से है। पहला है, पुनर्गठन में राष्ट्रीय एकता का सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना। दूसरा है, एक भाषा एक राज्य के विचार में असहमत होना। पुनर्गठन में भाषाई एकता पर ध्यान दिया जाना और भाषीय एक रूपता के प्रशासनिक कर्मठता में सहायता हो सकेगी। तीसरा है, संविधान में राज्यों का 4 पक्षीय वर्गीकरण समाप्त कर सभी राज्यों में समान दर्जा दिया जाना। ओके, ये सब थी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण से क्या तात्पर्य है। भारत की आजादी के समय राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधाएं कौन कौन सी थी, देख लेते हैं। राष्ट्र निर्माण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ समूह में राष्ट्रीय चेतना प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में क्या है, राष्ट्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे के द्वारा लोगों में अपने छोटे छोटे कबीलों, गांव एवं नगरों के प्रति वफादारी के स्थान पर विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली की वफादारी प्रदान करते हुए। अब इसके लिए बाधक तत्व कौन है, राष्ट्र निर्माण के बाधक तत्व है, एकता एवं अखंडता की समस्या, दूसरा है लोकतंत्र की स्थापना की समस्या और तीसरा सांप्रदायिकता। ये कब है, ये सब आपके है राष्ट्र निर्माण में बाधक है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नक्सलवादी आंदोलन की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका दिया है, नक्सलवादी आंदोलन क्या होता है। नक्सलवाद एक ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन का नाम है जिसका यह मानना है कि साधनहीनों की स्थिति में क्या है परिवर्तन केवल सशस्त्र क्रांति के द्वारा ही लाया जा सकता है। ओके, नक्सलवादी मुख्यतः माओ के दर्शन में विश्वास कर सकते हैं। नक्सलवादी माओ के विचार क्रांति की सफलता अच्छे किस्म के हथियारों पर नहीं बल्कि अच्छे ढंग के लोगों के लामबंदी पर निर्भर करती है, से सहमत है। उनका मानना है कि सही तरीके से संगठित होकर अपनी रणनीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता है, जिससे वे अपने क्या है लक्ष्य को चुनाव करके क्या है सुसंगठित रणनीति के द्वारा इसे प्राप्त कर सकते हैं। आंदोलन का आधार यह एहसास था कि स्वाधीनता प्राप्ति के 2 दशक बाद भी भारत की आज़ादी का एक बड़ा तबला किसान, श्रमिक और आदिवासी के शोषण का शिकार हो रहा है। इनका मानना था कि क्या है सशस्त्र क्रांति इन से सबसे छुटकारा पाने का एक उपाय है। मतलब क्या है डायरेक्ट अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करके क्या है परास्त करना। ओके, ये एक ही माध्यम है अपनी बात पहुंचाने का। ओके, 1971 तक नक्सलवाद का बड़ी तेजी से विकास हुआ। यह आंदोलन पूरे देश में दूर दूर तक फैला। वर्तमान में यह आंदोलन काफी हिंसक रूप धारण कर चुका है। नक्सलवादियों के कई गुट राष्ट्रीय स्तर पर क्या विभिन्न भागों में सक्रिय रूप से विद्यमान है। विशेष रूप से झारखंड व छत्तीसगढ़ में आजकल ये क्या है सशस्त्र संघर्ष कर रहे होंगे। ये आपका नक्सलवाद के बारे में पूरी टिप्पणी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस प्रकार तरह असर हुआ, अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। भारत की दलीय प्रणाली पर क्या है आपातकाल का किस प्रकार असर हुआ, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपातकाल के दौरान भारत की दलीय प्रणाली में कुछ समय के लिए ऐसा नजर आया कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीतिक 2 दलीय प्रणाली हो गई है।
CPI कांग्रेस की तरह झुक रही गई है। शेष सभी दल क्या है, भारतीय जनसंघ, कांग्रेस को और समाजवादी, संयुक्त समाजवादी, रिपब्लिक कांग्रेस, कांग्रेस फॉर आपका डेमोक्रेसी आदि दल क्या है, जनता पार्टी आदि जनता पार्टी में क्या है मिल गए। मतलब ये जितने विपक्षी TJP आपकी दी है पार्टी सब मिलकर क्या है जनता पार्टी बन गई थी। इस प्रकार अब दो ही दल क्या है गठबंधन में दिखाई पड़ने लगे। एक तो कांग्रेस थी और दूसरी इतनी सारी जो एक्स्ट्रा थी। तो क्या है कांग्रेस एक तरफा हो गई और ये सब पूरी मिल गए एक पार्टी बनाई जनता पार्टी के नाम से। तो वही बताया जा रहा है कि आपको और कोई पार्टी नहीं दिख रही थी, केवल दो पार्टी दिख रही है, कांग्रेस और जनता पार्टी। वही बताया जा रहा है कि इस प्रकार क्या है अब दो ही दल क्या है दल या गठबंधन दिखाई पड़ने लगे थे। पर विभिन्न दलों के नेताओं के निजी स्वार्थी और सत्ता की चाबी की खींचना किसान के कारण 18 महीने में जनता पार्टी धाराशाही कर दिया गया और यह कुनबा फिर क्या है बिखर गया। इस बार और भी क्या है कुछ नए बदल बन गए थे। तो इस प्रकार से आपका बताया जा रहा है कि क्या हुआ कि अब इतने सारे जब दल मिलकर क्या है एक सरकार बनाएंगे तो फिर सीधी बात है कि जो इस पार्टी का नेता है वो भी लीडर बनना चाहेगा। हर पार्टी का नेता लीडर बनना चाहता था। तो इस खींचतान में क्या 18 महीने बस जनता पार्टी की सरकार चली, फिर क्या है वो खत्म हो गई। फिर दोबारा कांग्रेस आ गई थी। तो ये पूरा बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों टॉप 16 क्वेश्चन इस वीडियो में बताएं। तो उससे पहले भी एक पार्ट आ चुका है, तो उसमें मैंने आपको 3 नंबर वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर कराए हैं। जितने क्वेश्चन बताएं सभी तैयार कर लीजिएगा, समय रहता तो और भी जब ज्यादा क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चलो से आप जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। यहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।